गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन पढ़ रहे थे परिवहन एवं संचार। परिवहन एवं संचार के साथ पढ़ रहे थे ना अपन। अब अपन ने परिवहन में क्या पढ़ा था कल, याद है कुछ? जल परिवहन पढ़ा था ना। तो जल परिवहन में अपन ने कल पढ़ा था कि मुख्य जल परिवहन के द्वारा किस प्रकार से जैसे परिवहन किया जाता है, किन किन चीजों का किया जाता है। सबसे सस्ता परिवहन है ये, इसमें कोई बनाने में इसमें कोई लागत नहीं लगती। लेकिन आंतरिक, इसके दो भाग पड़े थे, आंतरिक और या अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय जलमार्ग, ठीक है ना। अब आंतरिक या राष्ट्रीय जो जलमार्ग होते हैं वो देश के अंदर ही होते हैं और अंतरराष्ट्रीय देश के बाहर। अब देश के बाहर किस अंदर वाले अपन ने पढ़ लिए थे। अब देश के बाहर जैसे दूसरे देशों से जो अंतरराष्ट्रीय परिवहन होता है जल के द्वारा, ठीक है ना, जल परिवहन के द्वारा। अब वो किससे होता है? वो प्रमुख बंदरगाह और पत्तन जो होते हैं उनसे होता है, ठीक है ना। अब अपन यही पढ़ेंगे इसमें कि प्रमुख बंदरगाह या पत्तन क्या होता है। जहां जो पानी की जो जहाज होती है वहां जो रुकने का स्थान होता है ना तटीय क्षेत्रों पे, उसे पत्तन या बंदरगाह कहा जाता है, ठीक है। ये मैंने पहले भी बताया था तुम्हें। जैसे रेल रुकने का स्थान को रेलवे स्टेशन बोलते हैं ना, बस रुकने के स्थान को जैसे बस स्टैंड, बस अड्डा या बस स्टैंड बोलते हैं। इसी प्रकार से ये जो जहाज रुकने के स्थान होते हैं ना उनको बंदरगाह या पत्तन बोलते हैं। अब इनके द्वारा जैसे अपने अब देश के आंतरिक भागों में बंदरगाहें नहीं मिलती हैं, ये सिर्फ अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए होती हैं। क्योंकि जब आंतरिक परिवहन होता है तो उसमें बंदरगाह बड़े जहाज को रोकने के लिए होती है, ठीक है ना। और तटीय क्षेत्रों में इसका भी मतलब इसको बनाया जाता है। तो बड़े जहाज को रोकने के लिए उसमें सामान को उतारना, सामान चढ़ाना या उसमें जो भी जैसे ईंधन वगैरह जो डलता है उसके वो रोकने के लिए स्थान होता है ये। तो आज अपन पढ़ेंगे प्रमुख समुद्री पत्तन या बंदरगाह। प्रमुख समुद्री पत्तन या इन्हीं को पत्तन को ही बंदरगाह बोलते हैं, ठीक है ना। अब मुख्य कौन सी है ये अपन भारत के संदर्भ में पढ़ेंगे कि भारत से व्यापार जैसे जल परिवहन के द्वारा अब भी होता है। मैंने तुम्हें कल भी बताया था आंतरिक परिवहन कम हो गया है इनके द्वारा। जैसे परिवहन तो कम क्या हो गया है कि ये जो और व्हीकल है ना, और जो परिवहन के साधन है जैसे रेल परिवहन है, सड़क परिवहन है या वायु परिवहन है, इनका विकास होने से जो आवागमन के लिए जो यूज होता था वो कम हो गया। लेकिन भारी सामान को ढोने के लिए इसी का ही उपयोग किया जाता है, क्योंकि एक तो ये सस्ता परिवहन है, ठीक है। दूसरा इसमें बहुत सारा माल जैसे एक साथ अपन दूसरी जगह आसानी से भेज सकते हैं। फिर इसमें कोई भी रख रखाव की इनकी ज्यादा जैसे लागत नहीं रहती है। एक बार जहाज बना लिया कई सालों तक चलेगा और उसमें भी ज्यादा लागत ऐसे नहीं आती है जितनी की और परिवहनों में आती है। तो देखो ये प्रमुख बंदरगाहों पर समुद्री जहाजों के रुकने, ईंधन लेने तथा सामानों को उतारने चढ़ाने का कार्य किया जाता है। मैंने अभी बताया ना तुम्हें, भारत की 7516.6 किलोमीटर लंबी समुद्री तट रेखा के, अब समुद्री तट रेखा और स्थलीय जो रेखा है वो उसकी लंबाई अपन ने 9th में पढ़ी थी। समुद्री तट रेखा का मतलब क्या हुआ कि जो भारत का समुद्री तट रेखा का मतलब क्या हुआ? हाँ, जो प्रायद्वीप भारत बोलते हैं ना, प्रायद्वीप किसे बोलते हैं? 3 तरफ से जो जल से घिरा हुआ। तो जो ये जो दक्षिणी भाग है ना, ये इतना ये दक्षिणी भाग है ना, जो ये यहाँ पे कौन से है? अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी और नीचे हिंद महासागर, ठीक है ना।
तो इसमें ये तीनों तरफ से जो घिरा हुआ है समुद्र से, तो इसकी जो समुद्र से घिरा हुआ है इसकी लंबाई कितनी है तट रेखा की। जो भाग भारत की रेखा, जैसे स्थल और जल अलग होता है ना, तो जैसे स्थलीय जो सीमा है ना अपनी, वो कितनी है 7516 किलोमीटर लंबी है, ठीक है ना। तटीय रेखा की लंबाई, तट का मतलब है जो समुद्र से लगता, पानी से लगता हुआ जो भाग, ठीक है ना। इसी पे क्योंकि अपने बंदरगाह कहाँ बनती है तटीय क्षेत्रों में, तो इसकी इतनी लंबाई है। तट रेखा के साथ 12 प्रमुख तथा 187 मध्य व छोटे बंदरगाह हैं। ये प्रमुख पत्तन देश के, अब कितने बंदरगाह हैं प्रमुख 12। 95% विदेशी व्यापार का संचालन करते हैं। ये बंदरगाह मिलकर 12 जो मुख्य बंदरगाह हैं और 187 छोटे बंदरगाह हैं, ये मिलकर लगभग जो विदेशी व्यापार होता है उसका 97% भाग या 95% भाग इन्हीं के द्वारा व्यापार होता है, ठीक है। अब आपको देखना है, देखो कि ये बंदरगाह, देखो आपके इस मैप में भी मैप निकालो, देखो मुंबई बंदरगाह, देखो इसमें दिखा भी रखा है ना समुद्री मार्ग, प्रमुख बंदरगाह नहीं दिखा रखा है इसमें। ये मैं बता दूंगी समुद्री मार्ग जो ये बंदरगाह है प्रमुख, देखो अभी ये वर्णन पढ़ेंगे ना हम आगे जो रखा है इसमें। इसमें देखो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कच्छ में कांडला पत्तन पहले पत्तन के रूप में विकसित हुआ था। कच्छ कहाँ है अब? गुजरात। कांडला बंदरगाह सबसे पहला पत्तन बना था, सबसे पहला बंदरगाह बनाया गया था। ऐसा देश विभाजन से कराची पत्तन की कमी को पूरा करने तथा मुंबई से होने वाले व्यापारिक दबाव को कम करने के लिए किया गया था। कांडला एक ज्वारीय बंदरगाह है। यह जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान व गुजरात के औद्योगिक तथा कृषि उत्पादों के आयात निर्यात को संचालित करता है। देखो ये दिखा भी रखा है इसमें, कांडला बंदरगाह कहाँ है, यहाँ, ये यहाँ है, दिखा रखा है मैप में। तो ये अब कराची, क्योंकि स्वतंत्रता से पहले भारत और पाकिस्तान एक ही थे ना, लेकिन कुछ जो, क्योंकि इसमें पहले तो पाकिस्तान भी इसी में था, तो वो जो भी डेवलपमेंट होता वो एक साथ ही होता था, लेकिन स्वतंत्रता के बाद जब इनका विभाजन हुआ तो कुछ चीजें उसमें चली गई थी ना, तो उनकी कमी को पूरा करने के लिए ये कांडला बंदरगाह का निर्माण किया गया था। स्वतंत्रता के बाद ये पहली बंदरगाह की गई थी, ये नहीं कि सबसे पहले यही की गई थी, स्वतंत्रता के बाद जो मुंबई बंदरगाह है उसका भार कम करने के लिए। अब दूसरा है, देखो इसमें मुंबई बृहत्तम पत्तन है जिसके प्राकृतिक खुले विस्तृत व सुचारू पोताश्रय हैं। मुंबई पत्तन के अधिक परिवहन को ध्यान में रखकर इसके सामने ज्वार नेहरू पत्तन विकसित किया गया, जो पूरे क्षेत्र को एक समूह पत्तन की सुविधा भी प्रदान कर सके। लोअर्स के निर्यात के संदर्भ में मारमागाओ पत्तन देश का महत्वपूर्ण पत्तन है। यहाँ से देश के कुल निर्यात का 50% लोअर्स का निर्यात किया जाता है। कर्नाटक में स्थित न्यू मैंगलोर पत्तन कद्र मुखानों से निकले लोअर्स को निर्यात करता है। सुदूर दक्षिण पश्चिम में कोचीन पत्तन है, यह एक लैगून के मुहाने पर स्थित है, प्राकृतिक पोताश्रय है। देखो अब ये पश्चिमी तट के अपन ने पढ़े हैं, इसमें सबसे पहला कांडला बंदरगाह, दूसरा मुंबई, इसी के साथ है ज्वार नेहरू बंदरगाह। मुंबई के साथ ही एक और ये जो लोअर्स और ये निर्यात करने के लिए इसको और डेवलप किया गया था। उसके बाद है अपन ने अभी पढ़ा है ना मारमागोआ, कोचीन, हाँ ठीक है, ये बंदरगाह न्यू मैंगलोर ये दिखा रखा है इसमें, ठीक है ना। ये बंदरगाह पश्चिमी तट पर है, ठीक है। अब कई बार पूछ लिया जाता है कि जैसे पश्चिमी तट के बंदरगाह और पूर्वी तट के बंदरगाह अलग अलग, आप
आपको ध्यान रखने हैं। तो ये 4-5 नाम बता दिए हैं, आपके इस मैप में दे भी रखा है। इसके बाद में है पूर्वी तट के साथ तमिलनाडु में दक्षिण पूर्वी छोर पर तूतीकोरम पत्तन है, ठीक है ना। देखो मैप में ये रहा नीचे तमिलनाडु में, दिख रहा है ना मैप में। हाँ, इसमें आसानी से दिखा रखा है, बल्कि इस मैप में आसान ढंग से नहीं दिखा रखा, ठीक है। उसके बाद में है यह एक प्राकृतिक पोताश्रय है तथा इसकी पृष्ठभूमि भी अत्यंत समृद्ध है। अतः यह पत्तन हमारे पड़ोसी देशों जैसे श्रीलंका, मालदीव आदि तथा भारत के तटीय क्षेत्रों की भिन्न वस्तुओं के व्यापार को संचालित करता है। चेन्नई की गणना देश के प्राचीनतम बंदरगाहों में की जाती है, जबकि विशाखापट्टनम देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह है। यहाँ पोत निर्माण एवं इसके मरम्मत की सुविधा भी उपलब्ध है। चेन्नई व्यापार की मात्राएं में सामान लादान के संदर्भ में देश का दूसरा बड़ा बंदरगाह है। अब चेन्नई दूसरा बड़ा बंदरगाह बताया, तो पहला कौन सा है? हाँ, मुंबई सबसे बड़ा बंदरगाह है और इसके भार को कम करने के लिए ही यहाँ कामना बंदरगाह विकसित किया गया और जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है ना। तो दूसरा बंदरगाह कौन सा है? चेन्नई। ओडिशा में स्थित पारादीप पत्तन विशेषतः लौह अयस्क का निर्यात करता है। कोलकाता एक अंतःस्थलीय नदीय पत्तन है। अंतःस्थलीय का क्या मतलब हुआ? अंतःस्थलीय का मतलब होता है कि थोड़ा सा जो जैसे एक तो तट पे ही हो, अभी मैं समझा दूंगी, एक थोड़ा सा जैसे अंदर होना, मतलब स्थल भाग पे उसको विकसित किया गया है, ठीक है। अभी समझा दूंगी मैं, 2-3 शब्द आए, आपको तो ध्यान है नहीं कि हमारे क्या समझ आ रहा है क्या नहीं। यह सागर तट से कोलकाता एक अंतःस्थलीय नदी पत्तन है। यह सागर तट से 148 किलोमीटर अंदर हुगली नदी के किनारे स्थित है। ज्वारीय पतन होने के कारण तथा हुगली नदी के छठ जमाव से इसे नियमित रूप से साफ करना पड़ता है। कोलकाता पतन पर बढ़ते व्यापार दबाव को कम करने के लिए हल्दिया सहायक पतन के रूप में विकसित की गई है, ठीक है ना। हल्दिया में पूर्णतः सुसज्जित कोयला एवं तेल कंटेनर की सुविधा उपलब्ध है। राजस्थान में समुद्री तट पर पूर्णकालीन नदियों के अभाव के कारण यहाँ जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध नहीं है। राजस्थान के निकटतम बंदरगाह कांडला व मुंबई है। अब देखो 2-3 चीजें आई यहाँ पे। एक तो प्राकृतिक पोताश्रय, ठीक है। दूसरा अंतःस्थलीय। अंतःस्थलीय मैंने बता ही दिया कि जैसे तट से थोड़ा सा अंदर, ठीक है, मतलब वो स्थलीय भाग को काट कर बनाया गया है। एक प्राकृतिक पोताश्रय। प्राकृतिक पोताश्रय का मतलब ये है कि प्रकृति के द्वारा ही, जैसे ये तट भाग है ना अपना, अपन ये सीधा बना देते हैं। कई जगह आप देखोगे इस प्रकार से इसमें ये स्थलीय भाग ऐसे कटा हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें अब क्या होता है कि स्थलीय भाग अगर बीच में से कटा हुआ है और जैसे जल में अंदर ये किनारा सा निकल जाता है, तो जल से अवशिष्ट जो चीज आएगी और वो इस पे आके रुक जाएगी। तो ये प्राकृतिक ही बन गया ना बंदरगाह, अपन को ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, थोड़ा सा उसको मॉडिफाई किया और वो बन गया। समझ रहे हो ना मेरी बात? कि जैसे प्राकृतिक रूप से ही तट इस प्रकार से बना हुआ रहता है कि वहां पर आकर जहाज रुक सकते हैं आसानी से। लेकिन अगर अपना तट है वो कटा होता है, लेकिन अगर इसी न हो तो उसको क्या होगा कि काट छांट कर और सीधा जल में से चढ़ने के लिए, जैसे उसको जल में से जहाज को आने के लिए स्थलीय भाग पे अपन को बनाना पड़ेगा ना रास्ता। लेकिन कई जगह ऐसा होता है कि प्रकृति के द्वारा ही ऐसा जो तट बना हुआ रहता है कि उसमें आसानी से जहाज अपने आप ही। तो आपके 2-3 नाम आए हैं प्राकृतिक। तो प्रकृति के द्वारा ही तट इस प्रकार से बना हुआ है कि उसको बंदरगाह बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो प्राकृतिक बंदरगाह इसलिए कहा जाता है। अंतःस्थलीय बंदरगाह मैंने बता ही दिया क्या होता है, जो मतलब तट से थोड़ा सा अंदर स्थल भाग से घिरा
से वो घिरा हुआ रहता है। ये 2-3 चीजें आई हैं, अगर जब तक आप समझोगे नहीं तो आपको याद नहीं रहेगा। तो क्योंकि ये देखो, जो आप मैप में देखोगे ना कि जो बिल्कुल तट पे हैं वो तो अधिकतर प्राकृतिक मिलेंगे, और जो थोड़ा सा जैसे हल्दिया है, ये कोलकाता है, ये अपने अंदर है, तो इनको फिर अपना को बनाना पड़ेगा, वो अंतःस्थल हो जाएंगे। ठीक है। एक आया है ज्वारीय। ज्वारीय क्या होता है? नहीं पता? ज्वारीय मैं बता देती हूँ। देखो, एक आप में नाम आया था लैगून, आया है ना, अभी पढ़ा था ना मैंने, रीडिंग मार्क कब देखा था? ज्वारीय और लैगून। और लैगून झील नहीं सुना है आपने? चिल्का झील, उड़ीसा की लैगून झील, समझते हो? एक बार ज्वारीय समझ लो। ज्वार होती है ना लहरें, जो ऊपर नीचे उठती है, उसे ज्वार। ज्वार भाटा सुना होगा ना आपने? पढ़ा तो नहीं होगा, लेकिन सुना जरूर होगा कि जो समुद्र में लहरें उठती है ना, पानी ऊपर नीचे उठता है, उसे ऊपर उठने को ज्वार कहते हैं, नीचे गिरने को तो भाटा कहते हैं। तो वही ज्वारीय है। और तट पर भी ये ज्वारीय जो तरंगें आती हैं इसके द्वारा पानी, जैसे अब ये तो है ही, इतनी तो तरफ से पानी से घिरा हुआ है, और वैसे यहाँ पर है तो ये बह लग जाएगा। पानी में जब लहरें उठती हैं तो वो तटीय क्षेत्रों में भी अंदर तक आ जाती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ज्वारीय लहरों के द्वारा जहाँ जिस बंदरगाह पर पानी पहुँचता है, प्रकृति के द्वारा ही उसे ज्वारीय बंदरगाह कहते हैं। ठीक है। अब लैगून अपन ने अभी पढ़ा ना उड़ीसा में कि लैगून बंदरगाह है वो। तो लैगून का मतलब होता है, लैगून एक झीलनुमा आकृति होती है, ठीक है ना। इस प्रकार से ये चारों तरफ से ये झील बन जाती है, और या लैगून का ये तट पर लैगूनों का निर्माण होता है। लैगून एक स्थलाकृति का ही नाम है वैसे, जो तट पर का पड़ता है ना, इस प्रकार ये होता है। ठीक है ना। तो जो शब्द आए उसको समझने की कोशिश किया करो, तब तक आप खुद रीडिंग नहीं मारोगे, तब तक ये चीजें डेवलप नहीं होंगी, और तब आप अगर ध्यान लगा के पढ़ोगे तो तुम्हें फट दिमाग में आ जाना चाहिए कि हमारे समझ में क्या नहीं आ रहा। ठीक है। अब ये 3-4 चीजें थी इसमें। अंतःस्थलीय आ गया समझ में, प्राकृतिक पोताश्रय है। पोताश्रय का मतलब पोत जहाँ करते हैं, जहाँ जहाज को बोलते हैं ये, तो प्रकृति के द्वारा बने हुए जो बंदरगाह उनसे प्राकृतिक पोताश्रय बंदरगाह कहते हैं। अब 2 नाम और पढ़े हैं हमने, ज्वारीय और लैगून। ज्वारीय मैंने बता दिया कि जहाँ पर ज्वारीय जो लहरों के द्वारा जो पानी पहुँचता है, इसका मतलब है बिल्कुल तट पर ही रहते हैं ये, और जब समुद्र में लहरें उठती हैं तो वहाँ तक वो ज्वार उनके द्वारा, उनके लहरों के द्वारा पानी पहुँच जाता है। ठीक है। आ गया समझ में? अब इससे आगे अपन कल पढ़ेंगे।